नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ जिसमें आज हम देखने वाले हैं पवनों के बारे में, यानी विंड्स, है ना। पिछला जो अपना लेक्चर था उसमें हमने वायुदाब क्या होता है और वायुदाब पेटियाँ कौन कौन सी है उनके बारे में जानकारी हासिल कर लिए, है ना। और तो आज का लेक्चर जो है इसमें हम देखने वाले हैं कि पवनें क्या होती हैं, है ना। स्थायी पवनें, अस्थायी पवनें कौन सी होती हैं, उनके बारे में, सबके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पवनें क्या होती है भाई? पवन का मतलब ये हो गया कि कोई भी वायु है अगर वो क्षैतिज रूप से गति कर रही है तो उस गति करती हुई क्षैतिज वायु को क्या कहा जाता है? पवन उसे कह दिया जाता है। और पवनें अपना जो धरातल है वहाँ पर तापमान और आर्द्रता का पुनर्वितरण करती है। मान लो ये सेंटेंस बन जाए तो ये सही है। कैसे? पृथ्वी पर तापमान और आर्द्रता का पुनर्वितरण कैसे करेगी ये? क्योंकि जहाँ पर गर्म है वहाँ से ये जाएंगी ठंडे वाले स्थान पर और ठंडे वाले से गर्म पर, इस प्रकार से ये जो है वो पुनर्वितरण कर देती है ना। पवनें कैसे चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती है ना, इस प्रकार से। फिर पवनों की दिशा और सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। वास्तविकता में होता क्या है, धरातल पर जो भी पवनें चलती हैं और वायु दाब जो होता है धरातल पर, उसके बीच में एक संबंध होता है। और वो संबंध मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चला करती है ना। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चला करती हैं। परंतु क्या होगा, घूर्णन गति की वजह से इसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप ये कहो कि सर यहाँ तो है हाई प्रेशर और यहाँ है लो प्रेशर, तो आपके हिसाब से पवन चलनी चाहिए ऐसे, है ना। परंतु ये पवनें जो है फिर आप कहोगे सर कि इस प्रकार से क्यों चलती हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये चलती है कोरियोलिस बल की वजह से। कोरियोलिस बल की वजह से होता क्या है कि उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। ये पवन को जाना चाहिए तो इस प्रकार से, परंतु कोरियोलिस बल की वजह से पवनें इस प्रकार से चली जाती है। ये किस लिए? ये भूविक्षेपी जो ये विक्षेपण जो हो रहा है पवनों में, ये पवनों में विक्षेपण किसकी वजह से हो रहा है? एक विक्षेपण बल होता है जिसका नाम होता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस नाम का ये व्यक्ति हुआ करता था, उसने इसकी खोज करी थी, तो वो इसलिए इसको नाम दे दिया गया कोरियोलिस बल का। और ये कोरियोलिस बल किसकी वजह से उत्पन्न होता है? जो पृथ्वी घूर्णन करती है ना अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, उसकी वजह से ये कोरियोलिस बल जो है उत्पन्न होता है ना। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। होता क्या है कि अगर ऐसा होता, अगर ये कोरियोलिस बल नहीं होता तो होता क्या, पवनें जो है पवनें हमेशा क्या करती, जो भी हमने वायुदाब आपको ऑलरेडी बताया, समदाब रेखाएं, ये समदाब रेखाएं का मतलब क्या होगा कि यहाँ का तापमान, यहाँ का तापमान, यहाँ का तापमान समान है। एक समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, या एक समान दाब वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, वो होती है समदाब रेखाएं। अगर ऐसा होता कि कोरियोलिस बल नहीं होता तो होता क्या कि समदाब रेखाओं के समानांतर लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर पवनें चलती, इधर हाई है तो इधर लो है। तो इस प्रकार से इधर हाई है इधर लो है, माफ़ कीजिएगा, इधर हाई है इधर लो है, इसके अनुसार तो पवनें जो है इस प्रकार से चलनी चाहिए थी। परंतु होता क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर। मान लीजिए कि ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है तो पवनें अपनी दाईं ओर जो है इस प्रकार से मुड़ जाएगी। और मान लीजिए अगर ये दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है तो ये पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाएगी। समझ में आ गया आपको बात? जी, आई गई होगी अब तक तो। और ये बल जो होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोरियोलिस बल। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये इक्वेटर है अपनी, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, जो भी आप कह लो वो, है ना। अब यहाँ से देखिए पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। और अगर यहाँ से पवनें जा रही है, अगर पवनें इस दिशा में जा रही है तो पवनें किस प्रकार से मुड़ेंगी? दक्षिणी गोलार्ध है तो अपनी बाईं ओर मुड़ जाएगी, देखना इधर आ रही है तो इतने बाईं ओर मुड़ गई। और अगर उत्तरी गोलार्ध है तो पवनें अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है ना, ऐसे जा रही है परंतु जाएगी किधर? अपनी दाईं ओर। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है सब। कोरियोलिस का नियम क्या है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और कोरियोलिस बल देखिए विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे कोरियोलिस बल जो है वो बढ़ता जाएगा। ये वाली बात आप गांठ बांध लीजिए।
सपने में भी आपको कोई पूछे या रात को 12 बजे भी आपके मुंह पे पानी मारकर कोई पूछे तो आप बताइएगा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कोरिलेस बल जो है बढ़ता जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? अपकेंद्रीय बल नाम की एक चीज़ आपने सुनी होगी ना, तो अपकेंद्रीय बल की वजह से ही ऐसा होता है। कोरिलेस बल पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ऐसा होता है। अब देखिए फेरल का नियम क्या है, तो फेरल का नियम वही है कि जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती है, यही है फेरल का नियम। तो फेरल का नियम भी पूछा जा सकता है आपसे। एक है बाइस बेलेट का नियम। बाइस बेलेट का नियम ये बताता है कि पवन किस दिशा से आ रही है, ये वाली दिशा का ज्ञान लगा के ये अगर मुझे पता लग जाए तो मैं ये बता दूंगा कि किधर जो है उच्च दाब है और किधर निम्न दाब है, ये बात इससे पता लग जाएगी। इसमें होता क्या है कि जिस दिशा से पवन आ रही है, आप अगर उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं तो न्यून दाब वाली स्थिति वहाँ होगी। उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए तो बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो दाईं ओर। इसको कंफ्यूज मत कर देना, यहाँ से आप समझिए बाइस बेलेट का नियम क्या था। मान लीजिए एक और बात, पवनें जिस दिशा से आती है ना, जिस दिशा से चल रही है उसको वो वाली दिशा का नाम दिया जाता है। मान लीजिए अगर पवनें ऐसे चल रही है तो इस पवन को कौन सा नाम दोगे आप? इसे आप नाम नाम आप इसे दोगे पूर्वी पवनें, है ना, क्योंकि ये इस प्रकार चल रही है। और अगर पवनें इस ऐसे चल रही है तो आप दोगे इसे नाम पछुआ पवनें, क्योंकि ये पश्चिम से चल रही है। तो पवनों का नाम हमेशा जिस दिशा से वो चल रही है उस दिशा में दिया जाता है, ना कि जिस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो मान लीजिए ये पवनें इधर से चल रही है, यह एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति कोई भी नाम मान लीजिए आप XYZ। ये व्यक्ति है चंदन, ये चंदन खड़ा है यहाँ पर और चंदन को ये पता लग गया कि पवनें आ रही है उत्तर दिशा से। तो अब चंदन जो है ये पता लगा लेगा कि किधर न्यून दाब का क्षेत्र है और किधर उच्च दाब का क्षेत्र है। अगर ये उत्तरी गोलार्ध है तो इसके बाईं ओर न्यून दाब होगा, है ना। अगर ये दक्षिणी गोलार्ध है तो इधर इसके दाईं ओर न्यून दाब होगा, ये इससे पता लग जाएगा। ठीक है ना, यही यहाँ पर और अच्छे से समझाया गया है, ये आप समझ लीजिएगा। तो बाइस बेलेट का नियम ये जो है इसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। मान लो अगर खुदा ना खास्ता यूपीएससी पूछ ले, फेरल के नियम के बारे में पूछ लिया है तो बाइस बेलेट के नियम के बारे में भी पूछ लें। इसमें क्या होगा कि जिस दिशा से पवनें आ रही हैं, अगर उस दिशा में हम खड़े हो, उस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं तो उसके बाईं ओर अगर उत्तरी गोलार्ध है बाईं ओर होगा निम्न दाब का क्षेत्र, और अगर दक्षिणी गोलार्ध है तो उसके दाईं ओर होगा निम्न दाब का क्षेत्र। अब आ जाते हैं पवनों के वर्गीकरण के बारे में कि पवनें कौन कौन से प्रकार की होती है। हाँ जी, तो हम देख रहे थे पवनों के वर्गीकरण के बारे में। पवनें तो क्या है, हमने देख लिया क्षेत्रीय रूप से जो भी वायु है अगर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं? पवनें कह देते हैं। और पवनों का वर्गीकरण देख ले मोटा मोटी, तो दो तरीके की पवनें होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी पवनें। स्थायी पवनें का मतलब तो वो पवनें होंगी जो मतलब चलेगी ही चलेगी उस दिशा में और वहाँ से तय है उसका चलना, वो है स्थायी पवनें। स्थायी पवनों में क्या हो गया, एक तो ट्रेड विंड्स व्यापारिक पवनें, एक है पछुआ पवनें, एक है ध्रुवीय पवनें और एक है मौसमी पवनें। और अस्थायी पवनों में अगर देखा जाए तो एक समुद्री समीर, स्थलीय समीर, पर्वतीय एवं घाटी समीर और जेट स्ट्रीम, ये सब होती हैं अस्थायी पवनें। इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं एक के बाद एक। हम ये वाली चीज़ हम पढ़े स्थायी पवनें, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कल वाला लेक्चर जिसमें हमने वो जो वायुदाब पेटियाँ देखी थी ना, तो ये पवनें उन वायुदाब पेटियों से ही संबंधित है। और थोड़ा थोड़ा तो मैंने आपको उस वाले लेक्चर में भी बता ही दिया था। यहाँ आप आ जाइए, यहाँ पर इस वाले चित्र में आप आ जाइए। यहाँ पर देखिए, ये है अपना विषुवतीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र ये है। और यहाँ पर ये इसको डोलड्रम क्यों कहते हैं सब भी आपको पता ही है। अब मैं अगर आपसे डोलड्रम बताऊँ, ये बताऊँ उच्च दाब पेटी, निम्न दाब पेटी, ये सब, तो अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। अब आपके सब जो है चलते रहना चाहिए। चलो ये चित्र भी आप छोड़ो, मैं आपको खुद चित्र बना के समझाता हूँ। तो आप आ जाइए यहाँ पर, एक एक करके समझते जाएंगे हम। ये बन गई अपनी पृथ्वी, ये बन गई अपनी विषुवत रेखा, और ये बन गए 30 डिग्री अक्षांश उत्तर, और ये तो बन गए 30 डिग्री अक्षांश दक्षिण में, है ना। ये 30 डिग्री, माफ़ कीजिएगा, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये है अपनी 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा। जैसे 0 डिग्री को विषुवत रेखा समझ लीजिएगा। अब होता क्या है, इस विषुवत रेखा पर वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है। उच्च तापमान बना रहेगा तो मैंने बताया तापमान और दाब में उल्टा संबंध होता है। तो यहाँ पर
अगर तापमान ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर जो है दाब कैसा रहेगा, निम्न दाब की स्थिति रहेगी, और उच्च ताप की वजह से यहाँ से पवनें क्या करेगी, ऊपर उठेंगी, है ना। संवहन करके पवनें यहाँ से ऊपर उठेंगी, और इन पवनों ये पवनें यहाँ से देखिए ऊपर उठेंगी और यहाँ पर 30 से 35 डिग्री में जाके नीचे उतरती है ना। तो इसे कह देते हैं हम उष्णकटिबंधीय विषुवतरेखीय क्षेत्र, है ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये है विषुवतरेखीय क्षेत्र। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये पवनें यहाँ से उठ के और यहाँ पर जाके नीचे उतरती है, सेम टू सेम इधर दक्षिण में नीचे उतरती है, 30 डिग्री दक्षिणी और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में ये नीचे उतरती है। और जहाँ ये उतरती है उसे क्या कहते हैं, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, है ना। उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी है ये, कल मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बता दिया। अब पवनें क्या करती है, जब यहाँ से पवनें ऊपर उठ के यहाँ से जाएंगी दोनों दिशाओं में यहाँ पर, तो इन पवनों का स्थान घेरने के लिए तो कुछ पवनें चलेंगी ना। तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो पवनें क्या करेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलेंगी। अब चलेंगी तो पवनें कैसे, ऐसे सीधी चलेंगी, नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी, क्योंकि ये पवनें जो है फेरेल के नियम के अनुसार और कोरियोलिस बल की वजह से अपने उत्तरी अक्षांश में अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी, तो अपने दाईं ओर मुड़ गई। तो इस प्रकार से ये पवनें चलेंगी, इस प्रकार से पवनें यहाँ पर चलेंगी, समझ गए आप। ये पवनें यहाँ पर चल गई। सेम टू सेम जो है, सेम टू सेम क्या होगा, सेम टू सेम ही दक्षिण गोलार्ध में होगा। पवनें जो दक्षिण गोलार्ध में कैसे होंगी, अपने बाईं तरफ मुड़ जाएंगी। तो ये अपनी बाईं तरफ पवनें मुड़ गई, पवनें अपने इस प्रकार से पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ गई। तो ये जो पवनें मुड़ी हैं बाईं ओर, ये जो पवनें हैं दोनों, ये पवनें क्या कहलाती हैं, यही कहलाती है ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें। तो इनको कहा जाता है व्यापारिक पवनें। समझ में आ गई आपको बात, आगे की नहीं आ गई, आगे चले। अब तो ट्रेड पवनें हमने देख ली, तो ये ट्रेड विंड्स या पछुआ पवनें, सॉरी व्यापारिक पवनें हमने देख ली, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर देखिए। दोनों गोलार्धों में अयनवर्तीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें या सन्मार्गी पवनें कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये देखिए उत्तर पूर्व, मान लीजिए, एक मिनट में आपको बता दूं, दिशाओं को तो आपको ज्ञान होगा ही, ये है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। एकदम जीरो लेवल से समझा रहा हूँ कि किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो जीवन में वो भी समझ लें, है ना। ये दिशाएं अपनी होती हैं। तो ये क्या होती है, ये नॉर्थ ईस्ट होती है, यानी उत्तर पूर्व। ये क्या हो गई, ये हो गई अपनी साउथ वेस्ट, ये हो गई नॉर्थ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट हो गया ना। तो उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा कौन सी होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। यही तो थी, ये सेम टू सेम देखिए, यहाँ इस चित्र में देखिए, यही तो है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, है ना। और पवनों को नाम कौन सा देते हैं, जिस दिशा से वो चल रही है ना, उस दिशा का वो नाम देते हैं। और अगर देखा जाए दक्षिण गोलार्ध में ये पवनें कैसी होगी, दक्षिण गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये होती हैं। चलो समझ लेते हैं। उत्तर पश्चिम यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। ये है ना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो यहाँ आ जाइए, ये देखिए, ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चल रही है। समझ में आ गई आपको बात। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो पवनें चलती हैं उनकी दिशा अगर आपसे पूछ ले तो आपको रटना नहीं है कि दक्षिण पूर्व से पश्चिम में, ये कन्फ्यूज हो जाओगे। आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है कि पवनें देखिए ट्रेड विंड से तो इस प्रकार से चलेगी, और बाद में ये मैप बना लेना है वहाँ 2 मिनट के अंदर, ये 30 सेकंड नहीं लगेंगे आपको ये मैप बनाने में, और आप आराम से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को। मेंस में पूछ ले तो आराम से डायग्राम बना देना, प्रीलिम्स में पूछे तो आराम से उत्तर दे दोगे, है ना। और कोरियोलिस बल के कारण और फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उपोष्ण कटिबंध में अधिक दाब के कारण पवनें धरातल पर उतरती है ना। ये पवनें देखें, यहाँ पर हमने देखा ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र है। तो यहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र तो होता है, इसे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से पवनें जाती है और यहाँ पर आकर उतरती है, और जब यहाँ पवनें उतरेंगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा उच्च दाब क्षेत्र। क्योंकि पवनें जाना चाहती थी पोल्स पर उतनी दूरी तय नहीं कर पाती है, और
जो कोरियोलिस बल है उसकी वजह से ये यहाँ पर ही उतर जाती है नीचे, और यहाँ पर कौन से क्षेत्र का निर्माण होता है, उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। और जहाँ जहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा वहाँ पर स्टेबिलिटी की कंडीशन बनेगी और वहाँ पर बारिश नहीं होंगी। तो ये जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, वहाँ पर क्या होता है कि बारिश बड़ी कम होगी। और मुख्य रूप से वो कहाँ पर कम होगी, जो भी अपने महाद्वीप है उनके पश्चिमी तट है वहाँ पर होगी। और जहाँ भी पश्चिमी तट है वहाँ पर क्या बनेंगे, गर्म मरुस्थलों का निर्माण होगा। गर्म मरुस्थल क्यों, क्योंकि अक्षांश देखिए ट्रॉपिक्स है, तो ट्रॉपिक्स पर तो गर्म तापमान ज़्यादा होगा, तो गर्म है ना, इसलिए यहाँ पर गर्म मरुस्थल बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है और बारिश नहीं होती है। समझ गए आप ये बात। ये पवने शुष्क हो जाते हैं और यहाँ पर प्रति चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। ये चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में आगे हम जानेंगे, है ना। आप तो समझो कि स्टेबिलिटी की कंडीशन यहाँ पर हो जाती है। अब आ जाइए आप यहाँ पर, अब आ जाते हैं दूसरी पछुआ पवनों के बारे में। पछुआ पवने जो है इनकी मैं आपको बता दूं, फिर बना लेते हैं अपनी पृथ्वी, आराम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत भाग के कहीं जाना नहीं, ना आपको ना मुझे। ये अपनी पृथ्वी होगी, ये क्या होगी 0 डिग्री। जैसे 0 डिग्री कहूँ समझ जाना कि ये क्या है, विषुवत रेखा। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि ऊपर वाला समझाना है इसलिए ये छोटा बना देता हूँ। यहाँ से ये हो गया अपना 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है साहब। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये हो गया अपना 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आ जाते हैं। अब होता क्या है, ये पवने तो यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड विंड्स जो चल गई, ये तो हमने चला दी यहाँ पर। लो साहब एक बार और चला देते हैं, ये ट्रेड विंड्स तो यहाँ पर चल गई। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए, ये तो क्या था, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, और ये यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। ये लो प्रेशर क्यों बनता है यहाँ पर, ये लो प्रेशर बनता है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, ये लो प्रेशर बनता है। यानी कि यहाँ पर तापमान की वजह से ये लो प्रेशर नहीं बन रहा है, ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से लो प्रेशर यहाँ पर बन रहा है। और ये वाला पोल्स वाला क्षेत्र है और यहाँ पर हमेशा हाई प्रेशर रहता है। अब होता क्या है, इस लो प्रेशर से पवने चलेंगी, इस लो प्रेशर की तरफ पवने चलेंगी। यहाँ से देखिए हाई प्रेशर वाली पवने जो है, हाई प्रेशर से ध्रुवीय हाई जो उच्च दाब वाली क्षेत्र है वहाँ से ये पवने उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलना शुरू होंगी, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से पवने चलेंगी, चलेंगे कि नहीं चलेंगी। और यहाँ से ये जो उच्च दाब वाला क्षेत्र है, यहाँ से पवने चलेंगी इस प्रकार से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाएंगी। ये चल गई। सेम टू सेम होगा कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये देखिए, ये अपना लो प्रेशर एरिया और ये है हाई प्रेशर, माफ़ कीजिएगा, ये है, ये लो प्रेशर एरिया हो गया और ये है, ये तो हाई हो गया और ये है लो प्रेशर बेल्ट, है ना। ये लो प्रेशर तो वो हो गया विषुवत रेखी और ये हाई प्रेशर हो गया उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, और ये उप ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र है, और यहाँ पर ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र हमेशा रहता है। और दक्षिण गोलार्ध में पवने क्या होगी, दक्षिण गोलार्ध में पवने अपने बाईं ओर मुड़ती हैं, तो यहाँ पर पवने अपनी बाईं ओर मुड़ गई। लो साहब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवने चली तो चल गई, यहाँ से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवने चली और अपने बाईं ओर मुड़ गई। ये लो जी अपनी बाईं ओर मुड़ गई, समझ गए। तो ये जो अब चल रही है ये पवने, इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा पछुआ पवने, क्योंकि पवनों का नाम किस आधार पर किया जाता है, जिस दिशा से वो चल रही है। तो ये पवने किस दिशा से चल रही है, ये देखिए पश्चिम से पूर्व चल रही है ना, तो इनको नाम दे दिया गया पछुआ पवने। और ये पवने किस कहाँ से कहाँ के बीच में चलती है, ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री या 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में चलती है। 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में चलती है। ये वाली बात एकदम गांठ बांध लेना, कहाँ से कहाँ के बीच में
चलती है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, इसलिए इनका नाम पछुआ पवने दे दिया गया है ना। और ये पेटी कौन सी होगी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती है ना। तो ये पवने हमने यहाँ से देख लिए, इन्हीं को कहा जाता है पछुआ पवने। और उत्तरी गोलार्ध जो है वहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि महाद्वीप ये क्षेत्र ज़्यादा है, महासागरीय तो अच्छा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर महाद्वीपीय जो बीच बीच में उनको अड़चने आ जाते हैं, इसकी वजह से वहाँ पर इनकी रफ्तार कम होती है। परंतु दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों के बीच में कोई अड़चन आने वाला नहीं है, बाधा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लैंड मास बड़ा कम है ना। इसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में इनकी गति बहुत ज़्यादा होती है और इनकी बहुत ज़्यादा गति होने की वजह से इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर 40 डिग्री अक्षांश पर देखें तो इन्हें कहते हैं गरजता चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में देखा जाए तो इन्हें भयंकर पचासा, और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन्हें कहते हैं चीखता साठा, क्योंकि ये बहुत तेज गति से ये पवने यहाँ पर चलती हैं। इनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी हासिल कर ली है। तो पछुआ पवने दोनों गोलार्धों में ये 35 से 60 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य चलती है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ कन्फ्यूज जाते हैं लोग, किसमें कि 30 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में चलती है ये। अगर कोई आपको ये बोल दे तो गलत है, 30 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में चलती है और 30 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चलती है। परंतु कोई आपको ये कह दे कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में चलती है, अगर ये कह दे तो आप ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आप तो कंफ्यूज करा रहे हो, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, अगर कोई बंदा कह रहा है कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में चल रही है, तो इसका कहने का मतलब है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ के बीच चल रही है, इसका मतलब सही बोल रहा है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ चल रही है, इसका मतलब सही कह रहा है बंदा। परंतु अगर आदमी कोई ये कहता है, कोई स्टेटमेंट ये कहता है कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में चलती है, तो इसका मतलब हो गया कि पवने इस प्रकार चल रही है। दिमाग में आया अब? तो ये क्या पवने इस प्रकार से चल रही है, यहाँ पर नहीं चल रही है, इसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने ये, है ना, तो याद रखिएगा ये। तो ये हमने यहाँ पर देख ली है पछुआ पवनों के बारे में। हमने इनकी दिशा परिवर्तनशील होती है और वेग इनका प्रचंड होता है, और विशेषतर देखिए सर्दियों में ये झंझा का रूप भी धारण कर लेती है। और 40 डिग्री अक्षांश के बाद पछुआ पवनों की गति स्थल के अभाव में बढ़ती चली जाती है ना। दक्षिणी गोलार्ध की ये बात हो रही है ना। तो इस प्रकार से ये हमने देख लिया पछुआ पवने भी। अब एक और रह गई, वो मैं इसी चित्र में आपको समझा दे रहा हूँ। एक और पवने कौन सी रह गई, वह है ध्रुवीय पूर्वा पवने, है ना। तो ध्रुवीय पूर्वा पवने क्या है, ये देखिए उपोष्ण, ये माफ कीजिएगा, ये ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से ये जो उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र है उसकी ओर ये पवने चलती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दाईं ओर, तो दाईं ओर मुड़ गए लो। तो ये पवने किस दिशा से चल रही है, पूर्व से, तो इनको ध्रुवीय पूर्वा पवने का नाम दे दिया गया। और यहाँ से भी देखिए ये कोरिलेस बल और फेरेल के नियम के अनुसार ये क्या है कि बाईं ओर मुड़ जाती है, तो बाईं ओर मुड़ गई, तो फिर भी देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर ही है। तो जिस दिशा से पवने चलती है उसको वो नाम दिया जाता है, इसलिए इनको नाम दे दिया गया ध्रुवीय पूर्वा पवने, है ना। तो ये ध्रुवीय पूर्वा पवने के बारे में भी हमने जानकारी हासिल कर ली। इस प्रकार से इन तीनों पवनों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। ध्रुवीय पवने कहाँ चलती है, ध्रुवों पर जो उच्च दाब क्षेत्र वहाँ पर विकसित होता है वहाँ पर ये चला करती है। अंटार्कटिक महाद्वीप तथा स्थायी रूप से हिमाच्छादित आर्कटिक सागर का सर्द प्रभाव इन पर पड़ता है और ताप जनित उच्च दाब इनको जन्म देता है ना। तो ध्रुवों पर ताप जनित उच्च दाब होता है। ध्रुवों पर देखा जाए ना तो ताप जनित उच्च दाब होता है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर पूछे तो लो प्रेशर क्यों होता है, निम्न दाब यहाँ पर क्यों होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, पृथ्वी घूर्णन की वजह से होता है वो निम्न दाब। समझ गए आप? ठीक है। इसी वजह से वहाँ पर देखिए सर्द हवा नीचे बैठ जाती है और विषुवत रेखा की ओर फिर वो बहना शुरू करती है, क्योंकि वहाँ पर निम्न दाब होता है। तो पवने निम्न उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी, वहाँ जाती है, परंतु शीघ्रता से ही फिर ये क्या पश्चिम की ओर ले लेती है ये फेरेल के नियम के अनुसार, इसलिए इनको ध्रुवीय पवने कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में इन्हें नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है। ये याद रख लेना कि नॉर्वेस्टर किसे कहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुवीय पवने चलती हैं या ध्रुवीय पूर्वा पवने में उन्हें कहते हैं, उन्हें कहा जाता है नॉर्वेस्टर। ये तो हमने देख लिया जो स्थायी पवनों में मुख्य पवने हुआ करती थी, है ना। वो उच्च दाब जो दाब पेटियाँ वगैरह थी उनसे क्या संबंध था वो भी हमने एकदम देख लिया है। एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को आप पॉज करना, या तो वीडियो को एक बार शुरू से वापस देखना आराम से शांतिपूर्वक ढंग से, तब आपको पता लगेगा
कि सर क्या पढ़ा रहे थे। अब 1 मिनट में पानी पी लूँ। अच्छा, अब ये पौने देख लिए हमने। अब कुछ अस्थायी पौनों में, यानी पौने तो चलेंगी, उन पौनों में कुछ पौने आती है मौसमी पौने, है ना। तो ये मौसमी पौने क्या होती हैं? मौसमी पौने वो पौने होंगी जो मौसम के अनुसार जो है अपनी दिशा बदलती रहती है, मौसम के अनुसार चलती रहती है। कि मौसम होगा तो वो गर्मी होगी तो इधर से इधर चलेगी, सर्दी होगी तो इधर से उधर चलेगी, है ना। तो वो होती है मौसमी पवने। पवन जो एक विशेष ऋतु में चलती है उन्हें कहा जाता है मौसमी पवने। तो एक विशेष ऋतु में पवने चलेंगे उन्हें मौसमी पवने हम कह देते हैं। और इनका एक उदाहरण क्या है? मानसून, है ना। तो मानसून की वजह से हमारे यहाँ बारिश होती है ना, आपने सुना होगा कि मानसून आ गया है केरल के तट पर 1 जून को, है ना, इस प्रकार से। तो मानसून क्या होता है कि धरातल पर चलने वाली वे हवाएं जो ग्रीष्म और जाड़े की ऋतुओं में अपना प्रवाह दिशा बदलती रहती है ना। तो मानसून जो क्या हो गया, या मौसमी पवने क्या होगी कि वो वाली पवने जो ग्रीष्म और शीत ऋतु के अनुसार अपनी प्रवाह की दिशा में बदलाव लाती रहती हैं, वो हो गई मौसमी पवने। अब मौसमी पवने हो गई और मानसून हमने नाम दिया। तो मानसून क्या है? मानसून का नामकरण कैसे हुआ? तो मानसून शब्द मूल रूप से अरबी भाषा से निकला हुआ है। अरबी भाषा का मौसम शब्द है ना, मौसम, तो मौसम से निकला है मानसून शब्द, और जिसका मतलब होता है मौसम। तो अरबी भाषा जो है, अरबी लोगों ने इसको खोजा होगा, इसलिए इसका नाम ये दे दिया गया, है ना, या अरब सागर में ये खोजी गई। तो मानसून शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था अरब सागर में जो पवनें चलती हैं उनके लिए इनका इस्तेमाल किया गया था। अब जैसे मैंने अरब सागर का नाम लिया, आपके दिमाग में अरब सागर का मैप आ जाना चाहिए। अरब सागर कहाँ है ना, ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो वीडियो पॉज करो और मैप खोलो, इंडिया का एटलस, और उसमें इंडिया का मैप निकाल के देखो कि अरब सागर कहाँ है। तो अरब सागर में ही पवनें चला करती थी, है ना। ठीक है। ग्रीष्म काल में ये दक्षिण पश्चिम से, शीतकाल में उत्तर पूर्व की ओर ये चला करती थी ये पवनें। और बाद में ग्लोब पर जहाँ भी मौसमी क्रम में जो पवनें चलेगी उन सबको मानसून का ही नाम दे दिया गया, है ना। तो मानसून सिर्फ भारत में ही नहीं आता, बल्कि इंडोनेशिया वगैरह इधर भी मानसून का प्रभाव पड़ता है ना। उसी आधार पर संसार के उन सभी भागों की हवा जिनकी दिशा में ऋतुवत परिवर्तन होता रहता है उन्हें मानसून कहा जाता है। तो मानसून देखिए क्या होता है, अफ्रीका में भी मानसून आता है, इंडोनेशिया वगैरह वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी मानसून आता है, भारत में भी मानसून आता है। तो अरब सागर में जो हवाएं चलती थी उनका पहले नामकरण हुआ था, उसके बाद वैसे ही पवनें जहाँ जहाँ चली उनको नाम दे दिया गया मानसून पवनें। अब देख लेते हैं कि ये मतलब ऋतु के अनुसार दिशा कैसे बदलती हैं। ठीक है साहब, आ जाते हैं यहाँ। इससे पहले आपको सूर्य उत्तरायण होना और सूर्य दक्षिणायन होना, ये वाली बात पता है? ये वाला जब मैंने आपको पृथ्वी की गतियाँ पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होती है और कब सूर्य उत्तरायण होता है, कब सूर्य दक्षिणायन होता है। ये अगर आपने नहीं देखा हो तो पृथ्वी की गतियाँ वाला चैप्टर में जाना, ज्योग्राफी की जो लिस्ट है अपनी उसमें, और ये वीडियो आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा। तो देखिए ये है 21 मार्च की पोजीशन, ये है 23 सितंबर की पोजीशन, और इस 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि अब जो है सूर्य उत्तर की ओर जा रहा है, बल्कि होता क्या है कि हम पृथ्वी के चक्कर लगा रहे होते चारों ओर, परंतु पृथ्वी वाले जब देखते तो ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो अब उत्तर की ओर जाने लगा है, क्योंकि अब जो है पृथ्वी की उत्तरायण होने लगता है और सूर्य जो है फिर 21 जून को आकर जो कर्क रेखा है उस पर चमकता है सीधा, और फिर अगर ऐसा देखा जाए तो 21 दिसंबर में मकर रेखा पर वो चमकता है सीधा। 23 सितंबर से ही वो दक्षिणायन होने लगता है। तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन होना हमने सीख लिया है। तो जैसे ही उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य ज़्यादा चमकता है। अगर उत्तरायण हो रहा है सूर्य, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ज़्यादा चमकेगा, और अब सूर्य ताप ज़्यादा कहाँ पर प्राप्त होगा? उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आती है। और दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो फिर दक्षिणी गोलार्ध में ऐसा सेम होगा, है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए ये ITC-Z क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब वायुदाब पेटियाँ पढ़ा रहा था, तो वो जो वायुदाब पेटियाँ हैं वो वायुदाब पेटियाँ सूर्य की गति के अनुसार ऊपर और नीचे खिसकती रहती हैं, है ना। तो ये देखिए ये पोजीशन है समर की, यानी गर्मियों की, है ना। तो ये पोजीशन कब की है? ये गर्मियों की पोजीशन है, जून के आसपास की, मई जून के आसपास की पोजीशन है। यहाँ पर होता क्या है, देखिए यहाँ पर होता ये है कि सूर्य जब उत्तरायण हो जाता है और 21 जून को कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, माफ़ कीजिएगा। और भारत में यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है।
कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नहीं पता है तो गूगल करके एक बार देखिएगा, है ना। तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और सूर्य देखिए यहाँ पर चमकता है सीधा 21 जून को। उस समय पे क्या होता है, जब सूर्य उत्तरायण हो गया तो ये जो ITC-Z है ये भी उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाती है, इसलिए पवनें जो है वो इस लो प्रेशर की ओर चलना शुरू होती हैं, है ना। तो लो प्रेशर की ओर पवनें चलेंगी उच्च दाब क्षेत्र से। तो ये जो पेटी यहाँ पर दी हुई थी ना, यहाँ पर आप समझिए ये वाली, ये जो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पेटी हो, ये दाबी पेटी है, ये सारी ही खिसक जाती है। तो ये जो पवनें अभी देखिए विषुवत रेखा के क्षेत्र में यहाँ इधर से इधर चल रही है, ये पवनें ये पूरी की पेटी उठ के ऊपर की ओर खिसक जाती है। ITC-Z जो है ये पूरा ITC-Z है ना, ये ऊपर की ओर खिसक जाता है और पवनें बाद में क्या होता है लो प्रेशर की ओर चलेंगी, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा तापमान होगा वहाँ पर लो प्रेशर होगा, तो पवनें लो प्रेशर की ओर चलने लगती है। और फिर यहाँ से जब पवनें चलेंगी तो अपने उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, अपनी दाईं ओर। तो ये पवनें देखिए अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और इस प्रकार से ये पवनें जो है कौन सी दिशा धारण कर लेती है, ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये दिशा ग्रहण कर लेती है। इसीलिए जो भारत में मानसून आता है उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, क्योंकि पवनों को नाम कौन सा दिया जाता है, जिस दिशा से पवनें चली हैं, है ना। जब भारत का हम मानसून ये वर्षा वगैरह पढ़ रहे होंगे, बंगाल की खाड़ी की वर्षा, अरब खाड़ी की सागर की वर्षा, अरब सागर की शाखा की वर्षा और बंगाल की खाड़ी की वर्षा, तब हम ये और इसके बारे में वहाँ पर ज़्यादा जानेंगे। जब यहाँ अगर एक बार आप समझ जाओगे तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार से इसे कह दिया जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्यों, क्योंकि पवनें दक्षिण पश्चिम से यहाँ पर चल रही है। और फिर क्या होगा, जब सूर्य दक्षिणायन होने लगेगा, सर्दियाँ जब, तभी तो उत्तर भारत में सर्दियाँ आएंगी, सूर्य दक्षिणायन होने लगेगा और मकर रेखा पर चमकेगा, है ना, ऑस्ट्रेलिया के पास में। तो अब ITC-Z देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास में शिफ्ट हो जाता है। अब पवनें क्या करेंगी, पवनें तो लो प्रेशर की ओर चलेंगी, हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी, है ना। तो अब पवनें देखिए इस तरफ, इस ITC-Z की तरफ चलना शुरू हो जाती है और उत्तरी गोलार्ध में पवनें क्या होती है, अपनी दाईं ओर मुड़ना शुरू हो जाती है। इस प्रकार से पवनें जब यहाँ चलती है तो ये कौन सा ग्रहण कर लेंगी, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये इनकी दिशा हो जाती है। तो इसे कह देते हैं हम उत्तर पूर्व मानसून कह देते हैं इसे, है ना। तो ये देखिए ऋतु के अनुसार पवनें जो है अपना मार्ग बदल रही है ना, इसीलिए इसे कहा जाता है मौसमी पवनें, और मानसून जो है इसलिए इसे कहा जाता है ना। इन दोनों मानसूनों से, दक्षिण पश्चिम मानसून से और उत्तर पूर्व मानसून से भारत में वर्षा होती है। कहाँ कहाँ होती है इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे जब भारत में वर्षा पड़ रहे होंगे तब, अभी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते। तो ये समझ में आ गया। अब यही चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, देखिए ग्रीष्म ऋतु में 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है और 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस अवधि में अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति कहाँ होगी, एशिया में बेकाल झील कहाँ है, बेकाल झील है रशिया में। मैंने महत्वपूर्ण झीलें ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, नहीं आपने देखा है तो आप जाके ज्योग्राफी वाले लेक्चर में या तो सीधा आप सर्च कर लीजिए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से चैनल पे कि भैया विश्व की प्रमुख झीलें, तो आ जाएगा। नहीं तो आप ज्योग्राफी वाले जो अपनी प्ले लिस्ट बनी हुई है उस प्ले लिस्ट में जाकर आप ढूंढ लो तो मिल जाएगा। तो बेकाल झील है, बेकाल झील कहाँ है, बेकाल झील रशिया में। वहाँ पर एकदम निम्न दाब बन जाता है और उत्तर पश्चिमी मानसून, ये पाकिस्तान है ना, तो उस उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में भी निम्न दाब की स्थिति बन जाती है खूब। और इस निम्न दाब की वजह से दक्षिण हिंद महासागर है, वहाँ पर तो तापमान जो है वो कमी बना रहेगा। क्यों, क्योंकि वही बात कि पानी जल्दी है, धरातल जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, और जल जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। और दूसरी बात क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में अब सूर्य उत्तरायण हो गया है तो वहाँ पर ज़्यादा तापमान की प्राप्ति हो रही है, इसलिए वहाँ पर न्यून तापमान है ना, इसलिए लो प्रेशर बन गया। और दक्षिणी वाला जो क्षेत्र रह गया थोड़ा, वहाँ पर क्या होगा, हिंद महासागर में वहाँ पर होता है उच्च तापमान होएगा, वहाँ पर निम्न तापमान होता है ना, तापमान वहाँ पर कम होगा और इसलिए वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और थोड़ा सा भी अगर प्रेशर में फ़र्क होता है तो पवनें फिर उसी दिशा में चला करती है, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलना शुरू हो जाती है ना। तो ये जो हिंद महासागर में उत्तरी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पास में और जापान के दक्षिण में प्रशांत महासागर में उच्च दाब केंद्र विकसित हो जाता है और इसकी वजह से देखिए फिर पवनें चलने लगती है। और ये पवनें फिर जब चलेंगी तो समंदर से होकर गुजरेगी, तो समंदर से ये आर्द्रता ग्रहण करेगी और आके धरातलीय क्षेत्रों में वर्षा करेगी और इस प्रकार से वर्षा होती है। ठीक है, शीतकालीन मानसून इसका सेम उल्टा हो जाएगा। 23 सितंबर के आसपास जब
सूर्य दक्षिणायन होने लग जाता है और 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर एकदम लंबवत चमकता है तो अब जो है निम्न दाब कहाँ बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में और दक्षिण हिंद महासागर में बन जाएगा, है ना। और उच्च दाब कहाँ बन जाएगा, क्योंकि अब उच्च दाब अब देखिए अभी हमारे यहाँ ठंडी है ना, उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत तो उत्तरी गोलार्ध में ही है, तो वहाँ पर ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया और लो प्रेशर बन गया हिंद महासागर की तरफ, तो अब पवनें चलेंगी इधर से उधर, है ना, उत्तर से इस प्रकार से पवनें चलना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, इसलिए पवनें उधर जाएंगी और ये जो है रूप कौन सा धारण कर लेंगे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और ये देखिए पवनें स्थल से लेकर सागर की ओर चलती है, इसलिए ये वाले पवनों से ज़्यादा वर्षा नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ये चलती है स्थल से समंदर की ओर चलती है। यहाँ पर आप देखें, माफ़ कीजिएगा एक बार, देखिए ये स्थल से चल रही है और समुद्र की ओर चल रही है, तो यहाँ से इधर चल रही है, तो यहाँ से आर्द्रता पानी उठा लेंगे और यहाँ जाके बारिश कर देंगे, परंतु यहाँ कौन सा पानी है, इसलिए ये पानी यहाँ पर है नहीं, इसलिए इनसे ज़्यादा बारिश नहीं होती है। भारत में थोड़ा तमिलनाडु के तट पर यहाँ पर वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा इनसे नहीं होती है क्योंकि ये स्थल क्षेत्र से आती है। बस यहीं तो ये बताया गया है यहाँ पर। और मध्य अक्षांशों में चक्रवाती तूफान जाड़े के मानसून में कई बाधाएँ ये खड़ा कर देती है और इन्हीं तूफानों के कारण कुछ वर्षा हो जाती है ना। शुष्क होने की वजह से ये वर्षा नहीं करवा पाती है और इन्हीं की वजह से बाद में देखिए चक्रवात सितंबर के आसपास ही अपने हिंद महासागर में चक्रवात आते हैं। सितंबर अक्टूबर में चक्रवात आने शुरू हो जाते हैं अपने यहाँ, है ना। हाँ, तो ये चक्रवातों में भी महत्वपूर्ण भूमिका फिर इनकी हो जाती है। अब आ जाते हैं अस्थायी पवनों में। तो अस्थायी पवनों में क्या आ गया कि धरातल पर ऐसी पवनें जो हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलती है, परंतु समय के अनुसार उनकी दिशा बदलती रहती है, उन्हें ही अस्थायी पवनें कह दिया जाता है। स्थायी पवनें तो हो गया कि जो एक दिशा में चल रही हो, है ना। अब ये अस्थायी पवनों में भी दो हो गए, एक सामयिक पवन और एक स्थानीय पवन। स्थानीय पवनों वाले को हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट जो है वो याद करने, वो हम कल पढ़ेंगे। स्थानीय पवनों वाला सिर्फ एक ही लेक्चर बनाएंगे अलग से, ताकि आप अच्छे से उनको पढ़ सको कि कौन सी पवन कहाँ चलती है। आज हम देख लेंगे सामयिक पवनों के बारे में, है ना। तो सामयिक पवनें देखिए क्या होती है, रात और दिन के वजह से उनके चलने की दिशा जो है उसमें परिवर्तन आता रहता है, वो होगी सामयिक पवनें। अब इनमें सबसे पहले आ जाता है समुद्री समीर, है ना। यहाँ पर आ जाओ, समुद्री समीर और स्थल समीर दोनों यहाँ से समझ लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जल की गुप्त उष्मा ज़्यादा होती है, विशिष्ट उष्मा जल की विशिष्ट उष्मा ज़्यादा होती है, इसलिए जल जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। उसकी अपेक्षा धरातल जो है वो जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो दिन के समय में आप मुझे बताओ कि सबसे पहले गर्म धरातल होगा कि सागर होगा, समंदर होगा? आप कहोगे सर भाई जल्दी होता है तो धरातल गर्म होगा। तो जब धरातल गर्म हो जाएगा, दिन में धरातल गर्म होगा, तो यहाँ से पवन जो है वो ऊपर की ओर उठेंगी। हवाएं जब हल्की हो जाएंगी गर्म होकर, तो हल्की होकर ऊपर उठेंगी ये, तो इनका स्थान घेरने के लिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है। सागर में ऊपर वाला चित्र देखिएगा, है ना। तो दक्षिण ये यहाँ पर देखिए आप, माफ़ कीजिएगा, ये जो स्थलीय क्षेत्र में लो प्रेशर बन गया और इसकी तुलना में सागर जो है ठंडा है। इसकी तुलना में एकदम बर्फ़ नहीं है वहाँ पर इसकी तुलना में तो ठंडा है और प्रेशर में थोड़ा सा भी अगर वेरिएशन आता है तो पवनें चलती हैं। तो यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पर लो प्रेशर हो गया। अब यहाँ से पवनें जाएगी ऊपर उठ के इस तरफ, और यहाँ से जो पवनें हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएंगी, क्योंकि इस स्थान को घेरने के लिए भी तो कोई पवनें आएंगी। तो इस स्थान को पवनें घेरने के लिए आएंगी, तो वो सागर की ओर से पवनें चलेंगी दिन में, और इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा सागर समीर या समुद्री समीर, एक ही बात है, समुद्री समीर इन्हें कहा जाएगा। समझ में आ गया आपको बात? अब देखिए, अब ये तो हो गया दिन की बात। अब देख लेते हैं रात में। रात में क्या होगा, धरातल जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। तो रात में देखिए धरातल तो हो जाएगा ठंडा, समझ गया आप बात, धरातल तो जल्दी हो गया ठंडा, परंतु जल ने जो दिन में सूर्य की रोशनी ग्रहण करी थी उसकी वजह से वो गर्म हो गया था और अब धीरे धीरे ठंडा होगा वो। तो इसकी अपेक्षा सागर जो है वो तो है गर्म, तो जब गर्म है तो वहाँ लो प्रेशर बन गया, है ना। और यहाँ पर जो है जो स्थल है वहाँ पर एकदम ठंडा हो गया, तो यहाँ पर बन गया हाई प्रेशर। अब पवनें कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसलिए स्थल से लेकर पवनें कहाँ चलती है, समंदर की ओर रात में, इसलिए इनको कह दिया जाएगा स्थल समीर, है ना। और अब देख ले, जो सागर समीर है वो सागर से होकर स्थल क्षेत्र में आ रही है, तो वहाँ से आर्द्रता लेके आएगी और जो कोस्टल एरिया है उसके 30-40 किलोमीटर के एरिया में वो बारिश कर देंगी। और स्थल समीर है जो स्थल से लेकर
जल की ओर चल रही हैं, वो तो सागर में कौन सा पानी होता है, इसलिए वो शुष्क होंगी, है ना। ये वाली बात आप याद रख लेना। और ये जो होता है, ये ऐसा ये घटनाएं ये सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर के आसपास होती है, तट जो समुद्र तट होता है उसके आसपास। इसीलिए इन पवनों की वजह से वहाँ पर वातावरण जो है एकदम सम बना रहता है, यानी न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी वहाँ पर होती है। क्योंकि दिन में जैसे ठंडी गर्मी ज़्यादा होने लगती है तो ये ठंडी ये पवने इधर से आ जाएगी और ये सही कर देगी इसको। रात में इधर से अगर जाने लगे ठंडी तो ये तापमान को ये वापस से फिर ये पवने जो है वो संतुलित करती रहती है। ये समझ में आ गया आपको। और पवनों का नाम कौन सी किस पे आधार पर रखा जाता है, जिस दिशा से वो चल रही है। तो ये सागर समीर और ये स्थलीय समीर हमने देख लिया है। अब आ जाते हैं पर्वतीय और घाटी समीर, है ना। तो चित्र की सहायता से बढ़िया समझ में आएगा। तो पर्वतीय और घाटी समीर में क्या होगा, देखिए दिन के समय में क्या होगा, दिन के समय में जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी घाटी में, तो घाटी में जो यहाँ पर पवने हैं ये गर्म होगी और गर्म होकर ये पहाड़ के सहारे ऊपर उठेंगी। तो दिन में के समय में ये पवने ऊपर की ओर उठती हैं और घाटी में ऊपर से आ जाती है, फिर ये इनका स्थान घेरने के लिए नीचे की ठंडी पवने आ जाएंगी। समझ रहे हैं आप बात। ऐसा तो होता है कब, ऐसा होता है दिन में, दिन के समय में ऐसा होता है ना, क्योंकि यहाँ का तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो पवने ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती हैं। रात के समय में क्या होता है, तो इन पवनों को क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा घाटी समीर, है ना। क्योंकि ये घाटी से होकर चल रही है, जिस दिशा से चलती है ना उसको नाम दे दें तो घाटी से चलिए तो घाटी समीर, ठीक है। अब रात के समय में क्या होगा कि यहाँ पर पवने जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो ऊपर वाली पवने जो है पहाड़ी वाली, वो ठंडी होकर इस ढलान के सहारे सहारे नीचे उतरती है घाटी में, है ना। और यहाँ की जो पवने हैं फिर क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। तो ये ठंडी पवने नीचे की तरफ जब आ गई है यहाँ पर, इसको कहा गया क्या है, ये है पर्वतीय समीर जी इसे कह दिया जाएगा। पहाड़ी समीर जो है ये, है ना। ये हो गया, हमने पर्वतीय समीर और घाटी समीर के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। और ये वाला तो मैंने कल भी आपको समझाया था, तापमान व्युत्क्रमण वाला। तो रात के समय में वहाँ पर तापमान व्युत्क्रमण होता है, वो उसी की वजह से होता है। तो पर्वतों एवं घाटियों के मध्य स्थानीय वायुदाब व्यवस्था के कारण पवनें चलती हैं। रात को पवनों की ठंडी व भारी वायु जो है ढालों से नीचे सरक कर उतरती है और ये पर्वतीय पवन कहलाती है। क्योंकि पर्वत से नीचे आ रही है इसलिए जिस दिशा से आती है उसका नाम देते हैं, इसलिए पर्वतीय पवन होगी। और दिन के समय में घाटी से पर्वत शिखरों की ओर ऊपर उठने वाली जो पवन होती है उसे घाटी पवन कह देते हैं। और वो क्या होती है, वो गर्म होती है। तो घाटी पवन गर्म होगी और पर्वतीय पवन होगी ठंडी। चित्र की सहायता से आपने समझ लिया। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, चित्र याद करना, आपको याद आ जाएगा। अब आते हैं एक और चीज़ें, एक और पवने, वो होती है जेट स्ट्रीम। तो ये जेट स्ट्रीम, जैसे अब तक हमने जो पवने पढ़ी वो तो धरातल पर चलती हैं, नीचे नीचे एकदम चलती हैं, जिन्हें महसूस कर लेते हैं। परंतु कुछ ऐसी पवने होती हैं जो चलती हैं ऊपर, है ना। जो क्षोभ मंडल की जो क्षोभ सीमा है ना, वहाँ पर चलती है, क्षोभ सीमा के पास में चलती है, यानी अपना जो क्षोभ मंडल है उसके एकदम ऊपरी सीमा पर ये पवने चलती है और बहुत चौड़ी पट्टी में ये पवने चलती हैं। इनको क्या कह दिया जाता है, इनको कह दिया जाता है जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम देखिए पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली पवने ये कहलाती है, इसलिए इनको कह दिया गया जेट स्ट्रीम। जेट मतलब ये बहुत तेज़ गति से चलती है और इनको जेट स्ट्रीम इसीलिए नाम दिया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था तो उस युद्ध में क्या होता कि फाइटर जेट जो है उतनी उड़ान पर अपनी जो जेट उनकी होती है उनको उड़ान भराते हैं वो। परंतु वहाँ पर उनको लगता है कि यार कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हमारे जो फाइटर जेट है इनको रोक रहा है यार, तो पीछे की तरफ धकेल रहा है, हम लोगों को बहुत जोर आ रहा है यार, क्या कर दिया, कोई माता वाता तो नहीं हमसे नाराज़ हो गई हैं। तो उन्हीं लोगों ने इसका पता लगाया था कि यार यहाँ पर कुछ तो ऐसे पवनें चलती हैं एक दिशा में ही, पूर्व की ओर ये पवनें चलती है। देखिए ये पोलर जेट स्ट्रीम, तो ये जो पवनें चलती हैं उन्होंने इसका नाम दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जेट स्ट्रीम, क्योंकि वहाँ पर जो फाइटर जेट है उनकी वजह से पता लगा था इसका, है ना। तो ये देखिए 4 प्रकार की पवनें यहाँ पर चलती है। 2 उत्तरी गोलार्ध में, 2 दक्षिणी गोलार्ध में ये जेट स्ट्रीम चलते हैं। एक तो पोलर जेट स्ट्रीम, है ना, यानी ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, और एक हो गया सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, यानी उपोष्ण जो जेट स्ट्रीम होती है वो, है ना। सेम टू सेम दक्षिण में होगा, पोलर और उपोष्ण कटिबंधीय, ध्रुवीय और उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम चलती हैं। और ये जेट स्ट्रीम जो है ना, ये बड़ी ही ठंडी आप कहो कि ये होती है। और ये ठंडी पवनें होती हैं, ये इन्हीं की वजह से देखिए ये जब नीचे की ओर थोड़ा खिसक के आ जाती है ना, इस प्रकार से ये लहरदार रूप से चलती हैं ये। तो ये जब नीचे की तरफ आ जाती है ठंडियों में, तो ये ठंडी होती है, इसकी वजह से यहाँ पर है कि तापमान जो है, कभी कभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि
उत्तरी अमेरिका में जो है एकदम ठंडा एकदम तापमान हो गया है कि पूरा शहर का शहर जम गया है, नदियाँ जम गई, सब कुछ जम गया, तो वो इसी पोलर जेट स्ट्रीम की वजह से होता है। ये पोलर जेट स्ट्रीम नीचे उतर के आ जाती है, थोड़े नीचे आ जाती है, ये जो लहरदार ऐसा है ना, तो उसकी वजह से ये नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर तापमान में बहुत कमी आ जाती है और उसे हम कहते हैं पोलर वोर्टेक्स। पोलर वोर्टेक्स जो है उसे हम कहते हैं। इसके बारे में जानकारी हम आने वाले लेक्चर्स में हासिल करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं जेट स्ट्रीम की कुछ विशेषताएं दी गई हैं वो। तो ये देखिए कहाँ पर चलती है, तो ये ऊपरी क्षोभमंडल है वहाँ पर ये चलती है, 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चलती है, इसलिए हमें पता इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं है। पश्चिम से पूर्व की ओर ये पवने चलती है और इनकी बहुत लंबाई होती है, अच्छी खासी चौड़ाई में ये चलती है, ठीक है। और ध्रुवों के चारों तरफ और ये चलती है और इनका जो है जो संचरण वो कभी कभी तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि 20 डिग्री अक्षांश तक भी आ जाती हैं, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में भी आ जाती हैं, पोलर से लेकर 20 डिग्री तक भी आ जाती है कभी कभी ये। और जब ये नीचे की तरफ आ जाती है तभी जो है बड़ा काम खराब कर देती है, क्योंकि ठंडी बहुत होती है। परिध्रुवीय मतलब ध्रुव के चारों ओर ये चक्कर लगाती रहती है पश्चिम से पूर्व की ओर में, ठीक है। और ये लंबवत अपरूपण देखिए 5 से 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इनका होता है ना, तो बहुत तेज गति से चलती है, इतना आप याद इनकी रखिए। और इनका मार्ग देखिए विसर्पित और लहरदार होता है, एकदम सीधी नहीं चलती है, ऐसा ऐसा चलती है जो चित्र में आपने देखा है ना। फिर देखिए जो जेट स्ट्रीम होती है उसमें पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है, तो इनको पवनों के वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है। शीतकाल में ये बहुत ज़्यादा तेज गति से चलने लगती है और ग्रीष्मकाल में थोड़ी धीरे हो जाती है ना। और ग्रीष्मकाल में देखिए जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है और उत्तर की ओर इनका खिसकाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य उत्तरायण होने लगता है, तो सूर्य के डर की वजह से ऊपर की ओर चली जाती हैं, है ना, समझिए आप बात। और शीतकाल में इनका विस्तार जो है नीचे की ओर आ जाता है, समझिए आप। यहाँ समझाता हूँ आपको, पता नहीं समझे होंगे कि नहीं। यहाँ देखें, जैसे मेरे स्टूडेंट हो आप, इतने तो आप होशियार हो, समझ गए होंगे। उत्तरी गोलार्ध में देखिए क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु में ये ऊपर की ओर खिसक जाएंगी। क्यों खिसक जाएंगी? क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो जाता है, तो सूर्य जहाँ गया वहाँ तो क्या है, वो अपना तापमान पहुँचा देगा, तो ये चलेंगी ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी है, तो ये ऊपर की तरफ खिसक जाएंगी। और जब सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और उत्तर गोलार्ध में शीत ऋतु आ जाती है, तो ये नीचे की तरफ भी आ जाती है और शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा तेज़ गति से घूमने लगती हैं। और जब ये ज़्यादा ही नीचे आ जाती है तो अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, वहाँ पर लोग जम जाते हैं, है ना। इस प्रकार से आज का जो लेक्चर है इसमें हमने क्या क्या देख लिया। आज के लेक्चर में हमने देख लिया स्थायी पवने, अस्थायी पवने, इसमें व्यापारिक पवने हमने देख लिया, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने हमने देख लिया, मौसमी पवने हमने देख लिया, जिसमें मानसून देख लिया, दक्षिण पश्चिम में देख लिया, उत्तर पूर्वी देख लिया, फिर समुद्री समीर हमने देख लिया, स्थलीय समीर देख लिया, पर्वतीय और घाटी समीर के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली और जेट स्ट्रीम के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली, है ना। वैसे भी आज का लेक्चर खूब लंबा हो चुका है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। बाकी जो स्थानीय पवने हैं उनके बारे में हम कल के लेक्चर में जानकारी हासिल कर लेंगे कि दुनिया में कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी स्थानीय पवने चलती हैं ना, जैसे बद्दू वगैरह हो गई, तमाम तामझाम वाली पवने हैं, नॉर्वेस्टर हो गई, है ना। ये बहुत सारी पवने हैं जिनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, है ना। ठंडी गर्म वो यूपीएससी का आजकल को जो फैक्ट पूछने वाला जो तरीका है उसके ऊपर अगर हम जाएं तो वो यहाँ से यूपीएससी में भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी देखिए पीसीएस वगैरह में तो वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो कि आपको चाहिए बिल्कुल, तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दी हुई है चैनल की, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र दोस्त सखा बंधु बांधव कोई है पढ़ने वाला, कोई निठल्ला बैठा है, उसको भी आप ये जो है रिकमेंड कर सकते हैं। ज़्यादा रोना मैं रोऊंगा नहीं इसका कि आप लाइक करो, कमेंट करो, ये करो। आपको अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, है ना। और आपको कोई सलाह लेनी है या कोई सलाह देनी है किसी भी मामले में हो तो आप अवश्य दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, वहाँ अवश्य आपका जवाब दिया जाएगा। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।